अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री, नाइन्थ की केमिस्ट्री की एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी और उसके अंदर जो आज हम पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास हम किसको कहते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने के लिए सबसे पहले इसके नाम को समझते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है। तो बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास में अगर देखें तो हमारे पास जो पहला लफ्ज़ है रिलेटिव, रिलेटिव या रिलेट करना, रिलेट या हम कहते हैं रिलेशन का मतलब क्या है, कंपैरिजन। यहाँ पे रिलेटिव का मतलब क्या होगा, कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम कंपेयर करेंगे। रिलेट का मतलब होगा कंपेयर करना, किसी एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर करना, इसको रिलेटिव कहते हैं। एंड एटॉमिक मास तो आपने पहले पढ़ा था कि एटॉमिक मास हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद होती है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। और रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, कंपेयर करना, दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना। जिस तरह मेरे पास ये एक मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर है और ये ब्लू मार्कर है, तो दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। इस मार्कर को, इस ब्लू मार्कर को मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। दिस इज रिलेटिव। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या होगा बच्चों कि हम एटॉमिक मास को स्टार्ट में, जो 18th सेंचुरी थी उसके स्टार्ट में साइंटिस्ट किसी भी एटम का एटॉमिक मास जब फाइंड करते थे तो उसको कंपेयर करते थे किसी दूसरे स्टैंडर्ड एटम के साथ। क्योंकि ये क्यों ऐसा करते थे, क्योंकि एटम का साइज जो है, एटम के साइज की बात करें तो एटम को इस तरह इंडिविजुअली, एटम को इंडिविजुअली उसके साइज को मेजर करना, उसके मास को मेजर करना बहुत ही मुश्किल है। तो एटम साइज की अगर बात की जाए तो इंडिविजुअली हमारे पास होता है 10 पावर माइनस 24 टू 10 पावर माइनस 22, इतना स्मॉलेस्ट साइज होता है। तो इट इज इम्पॉसिबल, मतलब हम क्या कह सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल। एंड एक और लफ्ज हम यूज करते हैं, इम्प्रैक्टिकल। It is impossible and impractical to measure the atomic mass, to measure the individual atomic mass of an atom. That's why scientists used the concept of relative atomic mass. और relative atomic mass में साइंटिस्ट ने क्या किया, पहले इसकी डिफिनीशन लिखते हैं कि relative atomic mass में साइंटिस्ट ने क्या किया। तो relative atomic mass हमारे पास है, it is the atomic mass of an atom, of an element, relative to 1/12 of कार्बन 12। तो बच्चों, उन्होंने स्टैंडर्ड के तौर पे यूज किया कार्बन 12 को। किसी भी एटम के एटॉमिक मास को कंपेयर करते थे 1/12 ऑफ कार्बन 12, मतलब उन्होंने वहां पे एक स्टैंडर्ड लिया और उस स्टैंडर्ड को क्या नाम दिया, उस स्टैंडर्ड को उसने कहा कि स्टैंडर्ड हमारे पास है C12 कार्बन 12 को उसने स्टैंडर्ड लिया और उस स्टैंडर्ड के साथ वो बाकी एटम्स को कंपेयर करते थे। उसका जो एटॉमिक मास आता था उसको कहते थे रिलेटिव एटॉमिक मास। कार्बन 12 हमारे पास क्या है, तो बच्चों कार्बन की अगर बात की जाए तो कार्बन जो है ग्रुप नंबर 4, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 4 से ये बिलोंग करता है, ठीक है। ग्रुप 4A से इसका ताल्लुक है। एटॉमिक नंबर इसका है 6, एटॉमिक नंबर इसका 6 है। एटॉमिक मास इस कार्बन का 12 है। अब जो आइसोटोप्स है कार्बन के, आइसोटोप्स में कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं, मतलब 3 आइसोटोप्स है। और आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों, आइसोटोप्स हमारे पास एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिसका एटॉमिक मास सेम होता है, जिसका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो बच्चों आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप एक ही एटम के ऐसे एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है। जिस तरह कार्बन के आइसोटोप्स देखते हैं तो कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। एक हमारे पास है कार्बन जिसको हम कहते हैं 12, दूसरा हमारे पास है जिसको हम कहते हैं कार्बन 13,
तीसरा हमारे पास है जिसको हम कहते हैं कार्बन 14। 12, 13, 14 क्यों कहते हैं? क्योंकि एटॉमिक नंबर सबका सेम है, 6। अब ये आइसोटोप्स है, इसके एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, और इसमें जो स्टेबल आइसोटोप है, ये कार्बन 12 है। कार्बन 12 स्टेबल आइसोटोप है, तो इसकी स्टेबिलिटी की वजह से इसको चूज किया गया एज अ स्टैंडर्ड एटम। और ये स्टेबल क्यों है? एक रीजन तो इसकी स्टेबिलिटी की ये है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। एक स्टेबिलिटी की वजह तो ये है कि स्टेबल ये क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है, इसलिए इसको चूज किया गया एज अ स्टैंडर्ड के तौर पे। और इसके साथ बाकी एटम्स को कंपेयर किया जाता था, उसके मास को मालूम करने के लिए एटम्स को कंपेयर किया जाता था। तो ये हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है। अब जो कार्बन 12 है बच्चों, कार्बन 12 है, इसके 12 यूनिट्स बनाए गए। 12 यूनिट्स बनाए गए, मतलब 12 यूनिट्स इसके बनाए गए। जिस तरह देखें, ये हमारे पास हम बनाते हैं कार्बन 12 को, और कार्बन 12 के हम 12 यूनिट्स बनाते हैं। 12 यूनिट्स इसके बनाते हैं कार्बन 12 के। अब बच्चों देखें 1 2 3 4 5 6, इसके ये 12 यूनिट्स हो गए। तो इसके ये 12 यूनिट्स हो गए हैं, तो इस 12 यूनिट्स में ये जो यूनिट है, ये हमारे पास क्या आएगा बच्चों? ये आएगा 1/12 आएगा, 1/12 आएगा कार्बन 12 को। तो इसी तरह एक यूनिट के साथ उसको कंपेयर करते थे। कार्बन 12 के 12 यूनिट्स हैं, तो उसको कंपेयर करते थे और उसका एटॉमिक मास फाइंड करते थे। तो ये हमारे पास क्या बना? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो जिस तरह बच्चों आप शॉप में जाते हैं और शॉपकीपर से आप कहते हैं कि हमें आप कोई भी चीज़ देते, आप केजी के हिसाब से लेते हैं, तो शॉपकीपर के पास पहले से एक स्टैंडर्ड मौजूद होता है। उसको नहीं पता होता कि 1 केजी क्या है, लेकिन उस स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपेयर करते हैं। जब उस स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपेयर करते हैं तो उसे पता चल जाता है कि ये उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये उसका एटॉमिक मास है। तो इसी तरह यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट भी है। जिस तरह शॉपकीपर चीज़ों को कंपेयर करता है, इसी उस स्टैंडर्ड के साथ इसी तरह साइंटिस्ट ने कंपेयर किया एटम के एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए एक स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है, जिसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। अब जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो 1/12 है कार्बन 12 का, इस 1/12 ऑफ कार्बन 12 को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है, इट इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा है, 1/12 है, उसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? तो वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखिए, अगर हमारे पास कार्बन 12 है, कार्बन 12 है, तो कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना होगा? 12 ग्राम। एटॉमिक मास इसका 12 है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास होगा 12 ग्राम। और ये जो 12 ग्राम है बच्चों, ये बराबर है 1 मोल के, 1 मोल के बराबर है। और इस 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स, जैसा कि आपको पता है, इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं 6.023 × 10⁻23। इतने पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, 6.023 × 10⁻23। अब कार्बन के एक यूनिट के अंदर हम एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? तो एक एटम के अंदर, एक एटम ऑफ कार्बन 12 के अंदर फाइंड करते हैं कितने पार्टिकल्स होंगे। तो ये हमारे पास आएगा 12 डिवाइडेड बाई 6.023 × 10⁻23, 10⁻23। ये हमारे पास आ जाएगा 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम। इससे हमें ये आएगा। अब हम फाइंड करते हैं 1/12 के अंदर, 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो ये हमारे पास क्या होगा? 1/12
मल्टीप्लाइड बाई ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आई थी 1.99 इंटू 10 रेज टू पावर -23, ये हमारे पास आ गई। अब ये जो है ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -27 kg, -27 kg। ये हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट, एक AMU की वैल्यू, एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास देखें किसी भी एलिमेंट का, तो हमारे पास हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा 1.00079 AMU एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास होगा 15.998 AMU। अगर हम सल्फर की बात करें तो ये हमारे पास होगा 32 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये वैल्यूज है बच्चों। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम के एटॉमिक मास को मालूम करने के लिए उसको कंपेयर किया जाता है एक स्टैंडर्ड के साथ, और यहाँ पे स्टैंडर्ड था कार्बन 12, तो 1/12 ऑफ कार्बन 12 के साथ। और फिर कार्बन 12 का जो 1/12 पार्ट होता है वो कहलाता है एटॉमिक मास यूनिट, और एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू हमारे पास आती है 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -27 kg। तो होप बच्चों आप लोगों को टॉपिक जो है समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।